मेरी अम्मा और अब्बा के कमरे से रोज़ आवाज़ें आती। मैं जब कान लगाकर सुनती तो अब्बा मेरी अम्मा को कहते कि तुम बहुत गंदी औरत हो। मैं छोटी उम्र में थी, इसलिए मैं ये समझती रही कि मेरी माँ के कपड़े तो साफ़ होते हैं, लेकिन फिर अब्बा मेरी माँ को क्यों बोलता है कि तुम गंदी औरत हो। मुझे अब रोज़ की आदत पड़ चुकी थी कि अम्मा और अब्बा के कमरे में झांकने की, इसलिए मैं वक्त से पहले ही जवान हो गई। एक रात तो मेरे होश उड़ गए जब अब्बा ने मेरी माँ के उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे नहीं पता था कि जो हो रखा है इसकी वजह क्या है। मैंने देखा कि आधी रात को मेरे बाबा ने मेरी माँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनको बहुत बुरी बुरी बातें सुना रहे थे। कह रहे थे कि तुम एक बुरी औरत हो, तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। यहाँ तक तो ठीक था, मुझे लगा शायद उनकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग काफ़ी झगड़ते थे। लेकिन फिक्र की बात तो तब महसूस हुई जब मेरे बाबा ने मेरी माँ को आधी रात को घर से निकल जाने को कहा। मेरी माँ उनके पैरों में बैठी थी और कह रही थी कि मेरा क्या कसूर है, मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो। लेकिन मेरे बाबा जैसे फैसला कर चुके थे, उन्होंने कहा मैं बेवकूफ़ और जालिम मर्दों की तरह तुम्हें चिल्ला चिल्लाकर तलाक नहीं दूंगा। तुम्हारे घर तलाक पहुँच जाएगी, पर मैं बगैर मर्द भी नहीं हूँ कि तुम्हारी इस घर में रहने दूँ। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मैंने कहा कि मेरी अम्मी को क्यों घर से निकाल रहे हो। तो मेरे पापा ने कहा तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता ये किस किस्म की औरत है। बस यही बात मैंने उनकी ज़ुबान से सुनी और मुझे मेरे चाचू वहाँ से दूर ले गए। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी को नहीं देखा। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, हमारी ख़ानदानी हवेली थी, जायदाद थी, कारोबार था, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तब मैं एक संजीदा इंसान बना। मेरे अंदर कोई हंसी मजाक वाला आंसर नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को तभी खो दिया था जब मैं बहुत छोटा था। मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरे बाबा तो हमेशा कारोबार में ही मसरूफ़ रहते थे। मेरी अम्मी थी जिनके साथ मैं अपने दिल की हर बात करता था, पर मेरे बाबा ने उन पर इल्ज़ाम लगा के उन्हें घर से निकाल दिया, उनको तलाक दे दी और शायद उनसे ये वादा लिया कि वह मुझसे कभी मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने उनको भी नहीं देखा था। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने उनको तलाश करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसी जगह गईं कि उनके पीछे उन तक जाने का कोई भी रास्ता ना मिला। मुझे लगता था कि मैं उनको तलाश कर लूँगा। आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या किया था, लेकिन बाबा ने ये बात कभी नहीं बताई। उनसे कई बार पूछा, मेरे बाबा अभी जिंदा थे, अपने कमरे में रहते थे, उनका कारोबार में देखा करता था, उनको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया था, उनके पास बैठकर भी दिल की बातें करता था। वो मुझसे अपने दिल की हर बात करते थे, पर जैसे ही अम्मी का मौजू शुरू करने लगता तो वो मुझे कमरे से बाहर निकल जाने का कह देते, जैसे उनको पता चल जाता था कि मैं यही जानने के लिए इतनी देर से बैठा था। उनको मुझ पर भी गुस्सा आ जाता था। बहुत कोशिश की अपनी माँ का जुर्म जान सकूं, बहुत कोशिश की कि उनको तलाश कर सकूं, सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। फिर मैंने भी इस मौजू पर ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दी, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। मेरे लिए मेरे बाबा ने एक लड़की तलाश कर ली, लेकिन मैं तो किसी और से मोहब्बत करता था। मुझे पता था कि हमारे घर में आज तक किसी ने भी मोहब्बत की शादी नहीं की थी, और अगर मैं ये बात बाबा से करता तो वो शायद मुझे जायदाद से भी निकाल देते। लेकिन मैंने ये सब कुछ सोचा हुआ था। मैं सोच चुका था कि जायदाद से निकाल देंगे तो निकल जाऊंगा, नौकरी कर लूँगा, लेकिन जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। और वही बात हुई कि जब बाबा को पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और यही किया कि तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा। जब मैंने कहा कि ठीक है निकाल दें, तो मुझे पहली दफ़ा मेरे बाबा की आंखों में डर नज़र आया, क्योंकि मैं उनका इकलौता था और एक ही वारिस था। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं छोड़कर चला जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो एक दफ़ा मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो। वो लड़की मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसका नाम नीलम था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे बाबा ज़माना साज आदमी थे, इंसान के रूह तक झांक कर देख लेते थे वो किस तरह का है। मैंने नीलम को पहले ही समझा दिया कि तुमने बाबा के सामने किस तरह पेश आना है। उसने कहा तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। वो एक अमीर ख़ानदान की आज़ाद ख्याल लड़की थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि उसे शलवार कमीज पहनकर आना होगा, सर पर दुपट्टा रखना होगा, सब कुछ समझा कर लाया था। कई दफ़ा उसके साथ रहसल भी की थी। एक दफ़ा तो हम मजाक करने लगे। मैंने कहा मजाक नहीं करो, हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है और तुमको मजाक की पड़ी है। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी। मैं उसे सब कुछ समझा बुझा कर ले आया।
बाबा के सामने बैठी थी। उसने बाबा को सलाम किया और अब नज़रें झुकाकर बैठी थी। जब आप कुछ होते नहीं लेकिन बनने की कोशिश करते हैं तो पता चल ही जाता है। इसलिए मैंने उसे कहा था कि वो ज़रा नालमसी रहे, ज़्यादा बेसलिका और मासूम बनने की कोशिश ना करना। बाबा जो बात पूछें उसका आंखें उठाकर उनको देखते हुए जवाब देना। अभी तक वो सब कुछ ठीक ही कर रही थी। बाबा ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, ये पूछा कि उसके वाल साहब क्या करते हैं, उन लोगों का फ़िरका कौन सा है और वो लोग पीरों फ़कीरों को मानते हैं या नहीं। बस इसी तरह के सवाल करते रहे। ये भी पूछा कि तालीम कितनी हासिल की है और किस इलाके से हैं। बस उसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। लेकिन हम लोग काफ़ी देर बाबा के साथ बैठे रहे। पहले थोड़ी देर बैठे, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद चाय पी। उसके बाद 15 से 20 मिनट बैठने के बाद मुझे बाबा ने कहा, शाम हो रही है, इस लड़की को इसके घर छोड़ो। जब मैं वापस आया तो मैंने बाबा से कहा, आपका क्या फ़ैसला है? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। मुझे लगता था कि वो मेरे हक़ में फ़ैसला सुनाएंगे, क्योंकि ना तो नीलम ने कोई उल्टी सीधी बात की थी और ना ही बाबा ने उसे कोई ऐसा सवाल किया था और जाते हुए उसके सर पर हाथ भी रखा था। ऐसा मालूम होता था कि वह उससे काफ़ी खुश थे और मुतासर हो चुके थे, यानी हम अपने प्लान में कामयाब रहे थे। और अगले दिन मुझे बाबा ने कहा, इस लड़के से शादी नहीं करो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। मैंने उसके तौर तरीके देख लिए हैं। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं? और क्या तौर तरीके देख लिए आपने? क्या उसने आपके सामने? मेरे बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे पास मुझ जैसी तजुर्बाकार आंखें हों तब तो मुझसे सवाल करना। अभी तो मुझसे सवाल नहीं कर सकते हो। ये लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अगर इससे शादी करोगे सारी ज़िंदगी पछताओगे। मुझे आज गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बाबा, आपने मेरी माँ के साथ जो बुरा किया आपको क्या लगता है सारी औरतें एक जैसी होती हैं? मेरी माँ भी बुरी नहीं थी, आपने उनको भी बुरा बनाया और उनको घर से निकाल दिया। इस उम्र में घर से निकाल दिया जब मुझे एक माँ की दोस्त की सख्त ज़रूरत थी। और आज मेरी माँ इस घर में होती तो शायद मेरा कोई भाई भी होता, कोई बहन भी होती। आपने तो दोबारा शादी नहीं की, अपनी तन्हाई में ही ज़िंदगी गुजार ली। लेकिन मैं कितना तन्हा रह गया, इसके बारे में आपने नहीं सोचा। मैं नीलम से ही शादी करूंगा और अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे तो रखें अपने पास ये दौलत, ये जायदाद। क्या करेंगे इस दौलत जायदाद का? कल को आप इस दुनिया से चले जाएंगे और ये जायदाद लल्लू पंजे उठा कर ले जाएंगे। लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। अगर नीलम से शादी नहीं करवाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी जायदाद का और ना ही इस हवेली में रहने का। मैं नौकरी कर लूँगा और आपसे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे पता था यही बोलने का सही वक्त था, वरना कुछ ही हो जाता। मेरे बाबा खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि कर लो उससे शादी और याद रखना, तुम इस औरत के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया। माँ बाप बच्चों को दुआएं देते हैं और मेरा बाप मुझे बदुआएं दे रहा है, लेकिन मैं खामोश हो गया। चलो, कम से कम उन्होंने इजाज़त तो दे दी। शादी तमाम लवाजमात के साथ हुई। नीलम के काफ़ी सारे अरमान थे जो मैंने पूरे करवाए, क्योंकि मैं पूरे करवा सकता था। उसे जो चाहिए था मैंने लेकर दिया। वो जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही हुआ। जैसी सजावट का उसने कहा था वैसे ही करवाई गई। जितनी रस्में उसने कहा था हमने करनी, हमने सारी रस्में की। बेशक शादी एक दफ़ा होती है तो क्या, खुशी से तो करनी चाहिए। अब वो मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, मेरी बीवी बन गई थी। आज हमारी शादी और वलीमे के बाद पहला दिन था। मैंने उसे कहा, इस हवेली की एक रस्म है, तुम इसे सुबह उठ के सबके लिए मीठा बनाना होगा। लेकिन वो देर से उठी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, देर हो गई है तो क्या हुआ, जाकर मीठा बना लो। थोड़ी देर के बाद उसने टेबल पर मज़ीद खाने की खीर बनाकर पेश की। सबने तारीफ़ की और कहा बहुत अच्छी बनी है। रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। मेरी बीवी से सारे लोग बहुत ही खुश थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कहा, तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई थी, दोबारा मेरे लिए बना दो। उसने कहा, मैंने नहीं बनाई, मैंने तो होटल से मंगवाई थी। मैं उस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा, तुम्हें बता दी तो तुम्हारे मुंह से कोई बात निकल जाती। देखो, रस्म भी हो गई, सारे खुश भी हो गए और सब ने खीर भी खाई। मैंने कहा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो कहने लगी, नहीं। मैंने क्यों खाना बनाना, हमारे घर में तो नौकर ही खाना बनाते हैं। तो फिर जब एक काम नौकर कर सकते हैं तो हमें वो काम सीखने की क्या ज़रूरत है? हमें बस इतने पैसे कमाने चाहिए कि हम नौकर अफोर्ड कर सकें। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। अगर दोबारा भी तुमसे कुछ बनाने की फरमाइश करें तो मुझे बताना, मैं इस हिसाब में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहूँगा कि थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लो, अच्छा है।
कभी कभी होटल बंद भी होते हैं। मैंने मुस्कुरा कर वो भी हंस दी। उसने कहा कि जब की तब देखी जाएगी। हमारी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शुरू शुरू में वैसे भी सब कुछ ठीक ही होता है, जब दिन गुजरते हैं तो पता चलता है, और मेरे साथ भी यही होने वाला था। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारा कारोबार भी मैं ही देखता था और सारे खर्चों का हिसाब भी मेरे हाथ में ही होता था। मैंने एक मुंशी रखा हुआ था जो सारे बिल अदा करता था, लेकिन एक दफ़ा वो बिल मेरी नज़रों से ज़रूर गुजरते ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें एक बिल मेरे क्रेडिट कार्ड का भी था। जब मैंने उसको बिल देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गया, आखिर इस कार्ड से इतनी ज़्यादा शॉपिंग किसने कर ली। फिर मुझे याद आया कि मेरा कार्ड तो मेरे कोट की जेब में पड़ा था, इससे शॉपिंग कोई कैसे कर सकता है। मैंने जाकर अपनी बीवी से पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैंने आपका कार्ड लिया है। मैं आपकी बीवी हूँ तो मेरा हक बनता है, क्या मैं नहीं ले सकती? मैंने कहा, बेशक तुम ले सकती हो और मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा हक है, लेकिन कोई इस तरह भी शॉपिंग नहीं करता। ऐसा भी क्या ख़रीदा तुमने? दिखाओ मुझे, इतना सारा कुछ खरीदने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुम्हारी शादी, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया था। नीलम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, आपने हर वो चीज़ तो नहीं बनाई थी जो मेरे दिल को अच्छी लगती थी। मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैंने ले ली। अब क्या सारी ज़िंदगी वही चीज़ मैं इस्तेमाल करती रहूँगी जो आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे लिए बनाई है? क्या मैं फिर से शॉपिंग नहीं कर सकती? इस बात पर मैं खामोश हो गया और मैंने कहा, अच्छा, दिखाओ मुझे तुमने क्या लिया। मैं भी तो देखूं कि तुम क्या खरीद कर लाई हो। मैंने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उसने क्या ख़रीदा है। मुझे लगा बहुत सारा सामान होगा क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब वो अलमारी से कुछ निकाल कर वापस आई तो उसके हाथ में सिर्फ 2 ही जोड़े थे। मैंने कहा, ये क्या, बस 2 सूट? उसने कहा, ऐसे वैसे सूट नहीं हैं, एक एक जोड़ा 1.5 लाख का है। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें, इतने महंगे जोड़े सीने की क्या ज़रूरत थी? क्या किसी शादी है? तो उसने कहा, नहीं, किसी की शादी नहीं, पर तुमसे शादी की है तो इतने महंगे जोड़े तो मैं पहन सकती हूँ ना। इस पूरी हवेली की मालकिन हूँ, तो क्या तुम्हारी बीवी 1.5 लाख का जोड़ा नहीं पहन सकती? मैं हैरान रह गया। मैंने उसकी आंखों में वो 2 पल देखे। मैंने कहा, देखो, अगर ख़ानदान में कोई शादी होती तो बेशक मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगा जोड़ा ख़रीदता। तुम इस घर की इकलौती और बड़ी बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिला वजह और बिला मकसद तुम लाखों के जोड़े पहनती फिरो। तुम्हें अच्छे से अच्छा जोड़ा लेकर दिया जाता है, वो भी कोई कम कीमत वाला नहीं होता, लेकिन लाखों के जोड़े पहनना ये कहाँ का इंसाफ है? अब तो तुमने ले लिए हैं, लेकिन आइंदा इस तरह की हरकत ना करना। मैंने बात बहुत ही तरीके और सलीके से की थी। मुझे लगा था कि वो मेरी बात मान जाएगी और ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगी। वैसे भी मैंने उसे ये तो नहीं कहा था कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं बहुत खफा हूँ, यहाँ जोड़े वापस करके आओ। लेकिन मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो गई और पूरे 1 हफ्ते तक उसने मुझसे बात नहीं की। उसने 2 गलतियाँ की थी। एक तो उसने मुझसे पूछे बगैर मेरे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया था, और दूसरा इस तरह से इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मुझसे नाराज़ हो गई। जब तक मैंने उसे दोबारा से अपना कार्ड नहीं दिया तब तक वो मानी नहीं। लेकिन इस दफ़ा मैंने उससे ये लिमिट लगाई कि इस बार भी उसने गुस्सा किया, लेकिन शायद ये सोचा कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, सही ने वापस नहीं किया, कार्ड अपने पास ही रख लिया और जितनी लिमिट लगी थी इतनी शॉपिंग कर ली। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो घर में खाने पीने का अच्छा सा एहतमाम कर ले। मेरे कुछ दोस्त हैं जो खाने पर आ रहे हैं। मैंने उससे कहा, दोस्त से तुम भी मिलोगी, इसलिए खुद भी ज़रा तैयार हो जाना। लेकिन तरीके और सलीके से उनकी बीवियां भी साथ आ रही हैं तो उनके साथ बैठना। मेरी बीवी ने खाने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा फजूल खर्च थी और उसने ज़्यादा ही पैसे लगा दिए थे, लेकिन खाना बेशक बहुत अच्छा बना था। खाना तो बहुत ही अच्छा था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे खुशबू से ही अंदाज़ा हो गया। मेरे दोस्त भी मेरे साथ ही थे, लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसमें से उसके बाजू नज़र आ रहे थे और बाकी जिस्म भी नुमायाँ हो रहा था। वो बेशक बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे मेरे दोस्तों के सामने इस तरह से आना नहीं चाहिए था। उसने सलाम किया। मेरे दोस्तों की तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपनी बीवियों को ऐसे देखने लगे जैसे ये सोच रहे हों कि हमारी बीवियां तो किसी काम की नहीं हैं। ये औरत कितनी खूबसूरत है। मैंने जल्दी जल्दी औरतों को एक कमरे में किया और अपनी बीवी को कहा कि तुम उनके साथ बैठो और खाना भी उन्हीं के साथ खाओ। हम दोस्त एक बार साथ बैठेंगे और खाना भी दूसरे कमरे में लगवा लेंगे, जबकि पहले ऐसा कोई रिवाज नहीं था। हमने सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। मेरी बीवी को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब वो लोग चले गए तो मैंने कहा, ये क्या हुलिया बनाया था तुमने?
मैंने तुम्हें कहा था कि तरीके और सलीके से तैयार होना, और तुमने इस तरह के कपड़े पहन लिए। तो वो कहने लगी, आपके दोस्तों के सामने जाना था, उनको भी तो पता चले कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मैंने कहा, किसी को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम जितनी भी खूबसूरत हो मेरे लिए हो, किसी और के लिए नहीं हो। ये बात तुमने कैसे कर दी? तुम उनको अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती थी। इस तरह करके तुम्हें क्या मिल गया? मैंने आज अपनी बीवी को खूब डांट दिया, वो भी नाराज़ हो गई, और मैंने उसे मनाया भी नहीं। मुझे उसका ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही सकता था। मैंने यही किया, लेकिन उसे मेरी बात की समझ न आई। वो अभी भी सफाइयाँ दे रही थी। वो कह रही थी कि जो मैंने किया तुम्हारी इज्जत बताने के लिए किया। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी कितनी इज्जत बनूंगी। इस तरह की बात तो ये मर्द खुद कहते हैं कि मेरी बीवी ने मेरी बड़ी इज्जत बनाई है, और तुम मुझे डांट रहे हो। जब तुम कल अपने इन्हीं दोस्तों के साथ बैठोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा मैंने क्या किया है, और घर आकर मेरी तारीफ़ करोगे। मैं उसे कहने लगा, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो इस तरह की बातों पर खुश होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता, क्योंकि आजकल उसकी बहुत सी छोटी छोटी बातों को भी मैं नज़रअंदाज कर रहा था। वो पहले से बिल्कुल बदल गई थी। मैं नीलम के हाथों बहुत परेशान रहने लगा था। उसके फजूल खर्चों से तंग आ गया था। उसकी अजीबोगरीब बातें, वो जैसे खुद को सजा के रखती थी। हमारा घर खंडर बनता जा रहा था। ये सच था कि काम नौकरों ने ही करने थे, लेकिन उन काम से करवाना भी तो ज़रूरी होता था, नहीं तो नौकर अपनी मनमानी करके चले जाते थे। हमारा घर इतना गंदा भी नहीं था जितना अब हो गया था। मैं इस कदर परेशान रहने लगा था कि हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने लगा। एक दिन अपने बाबा के कमरे में गया और कहा, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है, आपके पास होगी क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं तो रोज़ खाता हूँ, लेकिन तुम्हें खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और आज इतने दिनों बाद मेरे कमरे में आए हो, बदले बदले लग रखे हो। मैंने कहा, गोली दे दें, मैं बहुत थक गया हूँ। उन्होंने कहा, क्या बात है बेटा, बताओ मुझे, नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? मैंने कहा, कोई बात नहीं है, लेकिन बात तो थी, और ये भी थी कि मैं अपनी पसंद की औरत से इस कदर तंग आ गया था कि मुझे ऐसे लगता था कि उसके साथ मेरी सारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। फजूल खर्चे तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, अपना आप दिखाने वाली है, तो यह भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, शायद इसमें कोई अजर हो। लेकिन फिर एक दिन मुझे ऐसी चीज़ मिली कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या कर दिया था। वो चीज़ लिए मैं अपने कमरे में आ गया, अब्बू को दिखाई तो वो भी सारी दास्तान समझ गए। इससे पहले बीवी से एक झगड़ा भी कर चुका था। वो भी अपने कमरे में बैठी थी, उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं जाकर बाबा के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये औरत मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इसकी फजूल खर्चियों से मेरी दौलत ख़त्म होती जा रही है। उसने मेरे घर को खंडर बना दिया है, मेरे दोस्तों यारों के सामने अपना आप दिखाती है। जब मेरे साथ जाती है तो सारे लोग इसको देखते हैं, और ये इस बात पर खुश होती है, नामाकोल कपड़े पहनकर मेरे साथ चल पड़ती है।